Recording the lesson. Screen share. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो आज हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट शीट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देखो। कॉस्ट शीट हम लोग इसीलिए स्टार्ट करें क्योंकि हम लोगों का कॉस्ट शीट जो है किसी भी प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोडक्ट का ही होगा, सर्विस के लिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग सर्विस वाला देखते हैं उसमें कैसे बनता है। तो कॉस्ट शीट में क्या होगा, हमें एक कॉस्ट का शीट बनाना पड़ेगा बेसिकली, यानी स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनेगा। तो किस चीज का कॉस्ट निकालेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना के बेचना चाहते हैं उसका कॉस्ट, ठीक है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्यों हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर ए है, इनको मान लो अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके बारे में उनका उनका कोई आइडिया नहीं है। जैसे मान लो उनको मैन्युफैक्चर करना है, मान लो फर्नीचर, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना है फर्नीचर। अब इनको इसके पहले इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा काम वो करना चाहते हैं। तो अब अगर ये करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो ये पता करना पड़ेगा ना कि वो एक एक फर्नीचर कितने में बेचे, चाहे वो कुछ भी हो, टेबल हो, चेयर हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी फर्नीचर बना रहे, सोफा हो, जो भी हो। तो उनको पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, ये उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करना है तो उनको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो ये चीज बनाने में उनको कितना खर्चा हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, कि लगभग कितना खर्चा होना चाहिए। एस्टिमेटेड इसीलिए क्योंकि काफी सारा ओवरहेड का खर्चा भी आएगा जो हम लोग एस्टिमेटेड वे में लगाएंगे, जैसे हम लोग ओवरहेड में सीखा था। और यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, अब ये उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखो मिस्टर ए को ना प्रॉफिट तो पता होगा, क्योंकि देखो बिजनेसमैन को ना प्रॉफिट आराम से पता होता है कि हाँ मुझे एक एक चीज पे इतना प्रॉफिट जो है करना है, प्रॉफिट उनको समझ में आता होगा। लेकिन ये कॉस्ट, कॉस्ट को वो कैसे कैलकुलेट करे, मतलब क्या उसका कोई पैटर्न है, क्या है, नहीं है। तो उसके लिए उनको एक्सपर्ट का जरूरत होगा। तो देखिए देखो, जैसे जिसको कॉस्ट का नॉलेज है, ठीक है, जैसे सीएमए वाले, सीए वाले, इनको कॉस्ट का नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये बता सकते हैं कि सही सही तरीके से कैसे कॉस्ट को एस्टिमेट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत ही इसको केयरफुली करना चाहिए, जैसे ओवरहेड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट, ये दोनों चीज जब इनके पास डेटा बन जाएगा तो ये अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेंगे ये वो चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना कि कॉस्ट कितना है एक प्रोडक्ट का, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग 1000 वैसे ही प्रोडक्ट बनाते कितना होगा, एग्जाम्पल 1000, 1000 से ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, मतलब पर यूनिट एंड टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, वो दोनों हम लोग पता करके अगर प्रेजेंट करते हैं किसी एक जगह पे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है, थोड़ा लिखवा देते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ estimated cost and profitability। जो मैंने बताया, ठीक है, ये जो है ऐसा एक स्टेटमेंट है जो हमें एस्टिमेट करके कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को बताए। फिर इट इज डिजाइन टू शो आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड during along with the breakup of cost। देखो यहाँ पर बोला है कि इट इज डिजाइन, ये कैसे डिजाइन किया गया है, टू शो आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड का क्या आउटपुट है वो दिखाने के लिए, और साथ ही साथ उसका कॉस्ट ब्रेकअप भी, मतलब हमें कॉस्ट भी मिलेगा, लाइक मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे कॉस्ट हमें मिल जाएंगे, कॉस्ट का सारा ब्रेकअप भी मिल जाएगा
और पूरे किसी एक अकाउंटिंग पीरियड पे कितना आउटपुट मतलब कितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है उसका भी डिटेल्स मतलब पर यूनिट भी मिलेगा टोटल भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इट प्रोवाइड्स informations relating to cost per unit at Good evening, ma'am. cost per unit at different stages of the total cost of production. Total cost of production. मतलब ये बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट बनाने का कितना कॉस्ट लगा वो एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे कितना कितना कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड हुआ है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है, ऑल कॉस्ट एक बार फुल पेज दिखा दीजिएगा मैम। हाँ yes. मैम हो गया। All cost related to manufacture of product and its administration and marketing are added up। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, बोल रहा है कि ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी कॉस्ट लगेगा जो भी लगेगा सारे कॉस्ट जो है ऐड होंगे, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग वाला कॉस्ट भी ऐड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट मतलब हमें पता है रॉ मटेरियल कलेक्शन करने से लेके फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री में ही मेनली प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा मार्केटिंग का खर्चा भी यहाँ पर हम लोग का ऐड होगा कॉस्ट शीट में। और 5th नंबर पॉइंट में आफ्टर एडिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट, और उसके बाद हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट चाहिए वो ऐड करेंगे, तो सेल्स वैल्यू में बी डिटरमाइन, तो हम लोग सेल्स वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि मेनली हमें डिटरमाइन करना क्या है, सेल्स वैल्यू तो डिटरमाइन करना था मिस्टर ए को कि बेचना है उनको फर्नीचर, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉफिट तो सोच रहे ठीक है भाई मार्केट में सर्वे कर लिए कि लोग एक चेयर बेच के कितना कमाते हैं, लेकिन कॉस्ट तो पता करना पड़ेगा कि उनका लागत कितना है, उनका कॉस्ट कितना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये कॉस्ट को कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट बनता है, और कॉस्ट को देखो कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाया जाता है, तो कॉस्ट का ब्रेकअप कौन से बेसिस पे दिखाया जाता है, तो देखो कॉस्ट का ब्रेकअप हमारे कौन से बेसिस पे दिखाया जाएगा, मेनली 3 बेसिस पे, क्योंकि देखो जब भी हम लोग किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के पास या सीए के पास जाते हैं तो वो हमें बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए आपका मेन खर्चा क्या होता है, तो हमें पता है सबसे ज्यादा खर्चा क्या होगा, सबसे बड़ा खर्चा लगता है मेटेरियल पे, उसके बाद लेबर चाहिए, उसके बिना हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये बताया जाएगा। फिर ये भी बोलेंगे वो, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो बोलेंगे देखिए मेटेरियल भी आपका 2 तरह का होगा, एक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है, एक डायरेक्ट हो जाएगा एक इनडायरेक्ट हो जाएगा, और लेबर भी बोलेगा देखिए आपका लेबर भी 2 तरीके का होना चाहिए, मतलब होता है नॉर्मली सभी का ही होगा, चाहे कुछ भी बनाओ, फर्नीचर का बात नहीं है, कुछ भी बनाओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अदर एक्सपेंसेस भी वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे फर्नीचर के केस में डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वुड लकड़ी, ठीक है, अगर लकड़ी से बना रहे जो भी मेरा रॉ मटेरियल, और इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जैसे मान लो
फर्नीचर पे जो ग्लू का यूज हो रहा है वो हम लोग का क्या होगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, जो कॉस्ट हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मतलब फिनिश गुड्स को देख के ही बता पाएंगे अच्छा इसमें इतने रुपए का लकड़ी लगा है, लेकिन फिनिश गुड्स को देख के ये नहीं बता सकते कि एक ये बेंच पे कितने रुपए का ग्लू लगा है, ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना, ये जो कॉस्ट शीट सीख रहे हैं, ये जिन्होंने स्पेशली हम बोलेंगे सीए फाउंडेशन किया है या फिर सीएमए फाउंडेशन भी अगर किसी ने किया है तो हम तो करवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल के फाइनल अकाउंट्स में एक होता है, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम ये सारा चीज ही पढ़ाते क्योंकि है, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये वहां टी शेप में बनता है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनेगा क्योंकि वो अकाउंट्स पर्पस पे बनता है, ये वाला यहाँ पर कॉस्ट पर्पस पे बनेगा। और वैसे भी 11 में भी रहता है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है 11 में भी रहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला ही सिखाया जाता है, उसके बाद ही हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला सीखते हैं। अच्छा, अब ये लेबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो लेबर कारपेंटर है जो मेनली ये टेबल चेयर बनाएगा वो बन गया डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन हो गया, मान लो कोई स्वीपर है, जहां पर फैक्ट्री है वहां कोई स्वीपर है, या फिर कोई गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, कोई सुपरवाइजर है, इस तरीके के लोग जो आए या ना आए प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली काम में थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा लेकिन प्रोडक्शन का काम बंद नहीं होगा, ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल कैरी करके लेके आने का खर्चा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, जैसे कि कैरेज इनवर्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है। और मतलब जो मेटेरियल या लेबर नहीं होता है बाकी सारे खर्चे हम लोग के हो जाते हैं अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हम लोग जब अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे तो डायरेक्ट सारे खर्चे को क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट सारे खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरहेड बोलते हैं। ये चीज वहां भी लिखना होता है, अकाउंट्स में भी ये प्राइम कॉस्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओवरहेड। अब जो जिनको नॉलेज है ना, मतलब देखो नॉलेज के बिना तो कॉस्ट शीट नहीं बनेगा, ठीक है, वही बना पाएगा जिसको कॉस्ट का नॉलेज होगा। अब ओवरहेड को यहाँ पर जो है 3 फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने जो बेसिक ऑफ कॉस्ट जैसे करवाते हैं, ठीक है, जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ फिर से बताएंगे, ये भी बेसिक ऑफ कॉस्ट का ही पार्ट था कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स जो है। तो ओवरहेड में क्या होता है, देखो ओवरहेड जो है यहाँ पर फंक्शन वाइज डिवाइड होगा। फंक्शन का मतलब कॉस्टिंग में होता है, जैसे फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोग का जो कॉस्ट शीट में ब्रेकअप दिखेगा कॉस्ट का वो बस इन चीजों का ही दिखेगा, मेटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस, मेटेरियल में डायरेक्ट डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो सारे मिला के हो जाएंगे प्राइम कॉस्ट, और ओवरहेड में जो है वो ये वाला हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक पैटर्न बनाते, देखो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल को हम लोग को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल को अगर हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने का जगह कौन सा है, कहाँ प्रोसेस होगा रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में, तो ये हो जाएगा फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो खर्चा लगेगा प्रोसेसिंग का, जो भी खर्चा होगा वो हमारा क्या खर्चा जाना जाएगा, फैक्ट्री पर। अच्छा, जैसे ही प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री में, क्या हो जाएगा, प्रोसेस होने का मतलब हमारा गुड्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, जो भी बोलो, प्रोडक्शन का काम जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब उस पे हम लोग कौन सा खर्चा लगा सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा खर्चा लगना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही सीक्वेंस में ही हमारा कॉस्ट शीट बनेगा। उसके बाद का खर्चा होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक होता है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसी के बेसिस पे हमारा कॉस्ट शीट बनेगा। एक होगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दूसरा होगा नॉट रिलेटेड टू
प्रोडक्शन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे मान लो हम लोगों ने सुपरवाइजर को सैलरी दिया, ठीक है, तो सुपरवाइजर नॉर्मली क्यों रखा जाएगा? सुपरवाइजर रखा जाएगा ताकि जो हाँ लेबर सही तरीके से काम करेंगे ना, उनको लुक आफ्टर करने के लिए। तो प्रोडक्शन का काम करता है लेबर, लेबर के लिए सुपरवाइजर, मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है। और क्या हो सकता है? ऐसे लोग, मान लो ऐसे लोगों को जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं, या फिर ऐसे लिख देते एम्प्लॉय हु कंट्रोल मेटेरियल। मान लो कोई मेटेरियल का कंट्रोलिंग संभाल रहा है कि मेटेरियल कितना स्टॉक में है, कितना नहीं है, कब ऑर्डर करना है, कितना करना है, ये सारी चीजों का ख्याल रख रहा है, तो वो भी तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। लेकिन है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनको भी क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा जो खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा भी खर्चा हो सकता है जो कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं अकाउंटेंट को दिया गया सैलरी, ठीक है, अकाउंटेंट रखे हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं सैलरी, तो उनका तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम नहीं है, वो जो है देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। या फिर कोई जनरल एम्प्लॉय है, किसी भी तरीके का जनरल एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ये हम लोग का आएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया इस तरीके से। अच्छा, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कंप्लीट हो गया, इसके बाद कौन सा लगेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये सबको ओवरहेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सब खर्चा हम लोग प्रोडक्ट देख के डिसाइड नहीं कर सकते। अब हम एक बेंच देख के थोड़ी डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें सुपरवाइजर का सैलरी कितना लगा हुआ है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हम लोग का हो जाता है ओवरहेड। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें क्या एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं? काफी सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि जो भी सेल रिलेटेड खर्चा है बिकवाने के लिए, हाँ एडवर्टाइजमेंट, सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस, और हम लोग इसको मार्केटिंग वाला बोल सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट। और क्या हो सकता है? सेलिंग कमीशन। और मान लो हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग कोई डिलीवरी वैन यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू से प्रोडक्ट को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे, तो वो डिलीवरी वैन का जो खर्चा, उसमें उसका ड्राइवर का खर्चा, उसका डिप्रिशिएशन, ठीक है, तो ये सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। डिलीवरी वैन ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, सेलिंग में आ जाएगा ये सब, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कमीशन, डिलीवरी वैन, डिप्रिशिएशन, ये हम लोग का आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये बताने का मेन रीजन ये है कि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ये हमें समझना है, तभी जाके हम लोग कॉस्ट शीट को उस पैटर्न में बना पाए। अच्छा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि हम लोग अपने कॉस्ट को क्या कर पाते हैं? फाइंड आउट कर पाते हैं, जिसके वजह से ही तो कॉस्ट शीट बना था, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोलिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर हमारे पास एक जगह पे लिखा हुआ रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब वही प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऐसा ना हो कि हम लोग मार्केट से ज्यादा दाम में लेके आ जाए। अगर हमारे पास डेटा रहता है तो ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि अभी प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, इस ईयर क्या हुआ था, तो हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है वो तो हमें पे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास डेटा रहेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है? तो कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्ट शीट जो है हेल्प करता है। और दूसरा तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए हमारा जो है कॉस्ट शीट का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे ही एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चलेगा उस पे डिजायर्ड प्रॉफिट जो होगा प्रोडक्ट पे। अब प्रॉफिट कैसे लगाते हैं? वो तो मार्केट देख के लगाते हैं। अगर मोनोपोली प्रोडक्ट है तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो फिर मार्केट में लोग जैसे रख रहे हैं उसी पे सर्वे करके लगाना चाहिए। फिर हो जाएगा सबमिटिंग टेंडर, सबमिटिंग ऑफ टेंडर। इसको तुम लोग लैंग्वेज वैंग्वेज ऐड करके ना थोड़ा जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये जो भी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस,
तो देखो, और एक चीज भी लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट एंड कंपैरिजन, ये भी लिख दो, इसके साथ ही लिख देते हैं। ये सारे पॉइंट को तुम लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम लोग कॉस्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ है, और हम लोग असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है, एक तो सेलिंग प्राइस पता चलेगा, और हम लोग का ये जो है यहाँ पर हम लोग देखो, कॉस्ट जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, क्यों कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना खर्चा होगा। अब उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना टेंडर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, फॉर्मेट में आ जाते हैं कि कॉस्ट शीट कितने फॉर्मेट से बनता है। तो मेनली दो फॉर्मेट होता है, एक बेसिक होता है, एक डिटेल्स होता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, एक होता है बेसिक फॉर्मेट और एक होता है डिटेल्स फॉर्मेट। जो बेसिक फॉर्मेट है वो कैसे होगा दिखा देते हैं। बेसिक फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल कंज्यूम किया वो लिखना होता है। ठीक है, मटेरियल जितना खरीदा है वो नहीं लिखना होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में कितना मटेरियल चार्ज किया वो दिखाना है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना मटेरियल कंज्यूम किया उसका कॉस्ट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्जेबल एक्सपेंस, तो चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब ऐड करने से आता है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में अब हम लोग ऐड करेंगे सारे ओवरहेड का खर्चा। सबसे पहले आता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड को कितने नाम से जाना जाता है, एक तो हो गया कॉस्ट में ओवरहेड, ऐड होने से प्राइम कॉस्ट के साथ ओवरहेड, तब वो कॉस्ट हो, प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर वर्क्स ओवरहेड बोलना पड़ेगा। जब खर्चा ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं ओवरहेड, और जब वो ऐड हो जाता है तो उसे बोलते हैं कॉस्ट। जैसे ये क्या निकल के आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद इसमें ऐड होगा वही इसके बाद वाला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें ऐड हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जो फाइंड आउट होता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो हम लोग को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ये सिंपल सा होता है, ठीक है, जिसमें कुछ डिटेल्स नहीं दिख रहा है, काफी सिंपल है। ये डिपेंड करता है हमारे पास डेटा कैसा है। अगर इतना सिंपल डेटा है तो हम लोग इसी से बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट शीट में इतना सिंपल सा डेटा नहीं होगा। जो हमारा बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें हमें काफी सारा डेटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा अब डिटेल्स फॉर्मेट में हम लोग एक्स्ट्रा क्या निकालेंगे वो हम दिखाते हैं। ये बन गया बेसिक सा फॉर्मेट, सिंपल, पहले जितना भी प्राइम कॉस्ट था फिर एक एक करके ओवरहेड तीनों ऐड कर दिया, और हर एक स्टेज का नाम होता है, और नाम भी देखो बिल्कुल लॉजिकल है। प्राइम कॉस्ट मतलब पहला पहला खर्चा। ठीक है, पहला खर्चा, जैसे कुछ भी बनाते हैं तो मटेरियल लेबर और जो भी इसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारा एड ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में ले जाएंगे, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड। फिर अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ खर्चा है वो ऐड करेंगे, फिर उसको बेचने के लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया नहीं, अरे सॉरी यहाँ दिखाया नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा, गलत कर दिया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर इसके बाद ना यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैंने दिखाया ध्यान नहीं। यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं इसे, और टोटल कॉस्ट। अब इसमें ऐड होगा
प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, तो हम लोग को मिलेगा सेलिंग वैल्यू या सेल्स प्राइस। सेलिंग प्राइस ही लिख दिया मैंने। और अगर डिटेल्स फॉर्मेट होता है तो वहां क्या क्या एक्स्ट्रा बनेगा पहले वो लिखते हैं। डिटेल्स फॉर्मेट, डिटेल्स फॉर्मेट में मेन हम लोग का क्या क्या बाइफर्केशन होगा, यहाँ भी प्राइम कॉस्ट बनेगा, प्राइम कॉस्ट यहाँ भी बनेगा, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट का दो पार्ट होगा, एक ग्रॉस और एक नेट। उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस तरीके से बाइफर्केट होगा। अच्छा, तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट बता देते हैं, जो कि अभी अभी लिखा था, यहाँ पर भी सेम होता है। प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस। ठीक है, ये हम लोग का हो गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जो हम लोग लिखते हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, वो क्या होता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार लगा के हम लिख रहे हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं। रॉ मेटेरियल कंज्यूम, कभी कभी हमें सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसमें हमें निकालना पड़ता है रॉ मेटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा हम लोगों ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, तो हमारे पास कितना मटेरियल था पहले वो देखना पड़ेगा। क्या, हाँ, प्रीवियसली अगर था तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हम लोगों ने जो परचेज किया उसको ऐड करेंगे। परचेज जब ऐड करेंगे तो उसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लाइक कैरेज, इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। इस तरीके का खर्चा जो है ऐड करेंगे। फिर लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकेजेस। मतलब सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकेजेस का मतलब है कि हम लोगों ने जो मटेरियल खरीदा था वो अगर किसी पैकिंग में आया था जिसको हम लोग मार्केट में बेच सकते, जैसे होता है ना, कोई कंटेनर में आया जो कि मार्केट में सेलेबल है, तो वो तो हमारे लिए भी स्क्रैप बन गया। ठीक है, अब वो मार्केट में सेलेबल है तो वो अगर हम लोग बेच देते हैं तो हमारी मटेरियल का कॉस्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा, इसीलिए सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो हमें लेस करने को मिलता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा रॉ मेटेरियल अवेलेबल, ये करने से हमें रॉ मेटेरियल अवेलेबल ही मिलेगा। नॉर्मल सा बात है, हमारे पास कितना मेटेरियल था, हम लोगों ने कितना खरीदा, तो ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को जो मेटेरियल मिला था वो अगर पैकिंग मतलब पैकिंग के हिसाब से, मतलब कुछ ना कुछ चीज से पैक्ड था, ठीक है, और वो पैकिंग मेटेरियल मार्केट में स्क्रैप के हिसाब से सेलेबल है, कार्टून वगैरह जैसे होता है, तो फिर वो बेच दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास ये पता चल गया कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमारे पास है। अब उसमें से कुछ हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यूज जो कर लेंगे वही होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, और जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको अगर हम लोग लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है, ये मैंने अलग से दिखा दिया। बाकी देखो ये कॉस्ट शीट के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे कैसे आएगा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, तो वो जब बनाना है तो ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम ये डिटेल्स वाला कॉस्ट शीट का ये सारे बाइफर्केशन दिखाते हैं, तो डिटेल वाला जो कॉस्ट शीट है उसमें भी सबसे पहला आइटम ये आ जाएगा डायरेक्ट
रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। और रॉ मेटेरियल कंज्यूम को कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया वैसे निकालना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखोगे, ठीक है। स्क्रैप नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में कुछ बचा नहीं तो सारे जितने अवेलेबल थे सारे बिक गए, ऐसा हो सकता है। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना पड़ेगा। क्या हम लोग इसको नीचे नीचे यहाँ पर लिख के निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है? बिल्कुल वैसे भी निकाल सकते हो। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम लोग को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। अच्छा, फिर प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। हम अभी एक ही नाम लिख रहे हैं, सारा नहीं लिख रहे। वहां पर लिख के मैंने दिखा दिया, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वही प्रोडक्शन ओवरहेड है, वही वर्क्स ओवरहेड है। अब जो मैंने नेट और ग्रॉस वाला बताया था वो क्यों होता है वो बताते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से हमारे पास जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये उस पीरियड का हुआ जिस पीरियड का हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब अगर हमारा कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, बताते हैं वो क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में मान लो कुछ चेयर या बेंच फर्नीचर का वो आधा अधूरा था, मान लो उसका बेस बन गया था लेकिन उसका लेग वगैरह नहीं बना था, ठीक है। तो वो इस बार कंप्लीट करेंगे। तो वो काम कहाँ कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री में कंप्लीट होगा। तो इस साल का फैक्ट्री कॉस्ट और प्रीवियस ईयर का जो सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं। सेमी फिनिश्ड जो कि पूरा नहीं बना, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स को जब हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ही उसका कॉस्ट ऐड ऑन होगा, क्योंकि फैक्ट्री में ही वो पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये जब दोनों ऐड हो जाता है उसके बाद जो कॉस्ट निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब प्रीवियस ईयर का कोई भी कॉस्ट था और इस साल का फैक्ट्री कॉस्ट, प्रीवियस ईयर की वजह से इस साल जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा, करंट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट, सारे मिला के हो जाते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और मैंने देखो यहाँ नेट भी लिखा था। अब नेट का बात कब आता है? देखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद नेट का बात क्या कब आएगा? जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हो सकता है वैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी हो सकता है। मतलब इस साल हमारा कुछ प्रोडक्ट आधा अधूरा रह गया तो वो तो हम लोग बेच नहीं सकते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, उसे हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्योंकि जो सेमी फिनिश गुड्स है वो तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकाले? सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का निकलता है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है, ये लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है अब वो ऐड होगा जस्ट इसके बाद, ठीक है, क्योंकि लॉजिक क्या है, वो प्रोडक्शन रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन का काम तो फैक्ट्री में कंप्लीट हो जाता है, तो जस्ट इसके बाद ही, जैसे ही फैक्ट्री में मेन जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम है वो खत्म हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है जस्ट इसके बाद ही लगेगा। ये सब पॉइंट टू बी नोटेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये इसके बाद लगेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये कैसा है, ब्रैकेट में लिख दो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोलेगा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर बोल दिया तो काफी अच्छा बात है, अगर नहीं बोलेगा तो हमें खुद पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये खर्चा कैसा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नॉट रिलेटेड टू है। ये ऐड कर लेने से इसके बाद जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो डिटेल्स फॉर्मेट में मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस नेट, उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम लोगों ने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है उसका कॉस्ट इतना है, ठीक है। उसमें कैसे गुड्स है, प्रीवियस ईयर के भी है, करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का जो सेमी फिनिश था उसको हम लोगों ने फिनिश्ड कर दिया, इस साल जो बना रहे थे उसमें से कुछ सेमी फिनिश्ड रह गया तो उसको हटा दिया। ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन हो गया। अब
ये तो बेचने लायक बन गया है, लेकिन इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का अगर कुछ ऐसा फिनिश गुड्स है जो हम लोग अभी बेच सकते हैं तो उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये तो करंट ईयर में अवेलेबल फॉर सेल हुआ, ये प्रीवियस ईयर का बिना बिका हुआ था लेकिन फिनिश गुड्स था तो वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसी को बोलते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देखो मैंने यहाँ पर डिटेल्स फॉर्मेट में वही चीज लिखवाया है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा। अच्छा वो लिखा नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, लेकिन बीच में ये भी एक बाइफर्केशन आ जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब जो अवेलेबल है जरूरी थोड़ी ना कि सारा बिक जाए, ठीक है, जो नहीं बिकेगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो वो लेस कर देंगे तो पता चलेगा कितना बिक गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो हम लोग लेस कर देंगे, जो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर नहीं सेल हुआ फिनिश गुड्स होने के बाद भी, तो जो बिक गया उसको हम लोग लिखेंगे क्या, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो है ये हम लोग का बिक गया, इसको हम लोग जो तुम लोग COGS बोलते हो ये वही वाला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिकेगा उसका कॉस्ट इतना है। अब यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि जनरल वाला था। ये देखो ये स्टार्टिंग में मैंने लिखवा दिया था, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ ऐड होता है, वो यहाँ पर आके ऐड होगा। यहाँ मतलब जस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पहले अगर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहाँ ऐड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पहले वो ऐड होना चाहिए। फॉर्मेट में कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा वाला, जनरल वाला, ठीक है, ये जनरल वाला यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा अगर है तो। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो जो नहीं है वो पॉइंट स्किप होते हुए चलेगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा ये इस, अच्छा इसके बाद इसके साथ साथ ही हमें ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके साथ साथ ही ऐड करना पड़ता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब ये कंफ्यूजन काफी लोगों को मैंने देखा है होता है कि COGS और COS में फर्क क्या है। तो COGS का मतलब ऐसा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जहां पर जो है हम लोग का सेलिंग का खर्चा नहीं लगा, लेकिन जब उस पे सेलिंग खर्चा भी ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये बन गया, इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलेंगे। इसके बाद तो कुछ करना है ही नहीं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मेट जो है हमें यूज करना है क्वेश्चन करने के लिए, ये फॉर्मेट हम लोग को यूज करना। तो मेनली डिटेल्स फॉर्मेट में ही हमें करने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन, बाकी इंडिविजुअली पूछ सकता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो काफी सारा डेटा देने के बाद, ठीक है। अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेंसेस है, अब वो हम अलग से लिखवा देते हैं क्योंकि हमें पूछ सकता है, मतलब ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है। पढ़ के समझ में जरूर आता है लेकिन कुछ स्पेशल आइटम भी हो सकता है, तो हम लिखवा देते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो तुम लोग मुझे बताओगे क्या होगा, हम खर्चे का नाम लिख रहे हैं, वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट in general manufacturing unit, in general manufacturing यूनिट, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मतलब जहां पर मैन्युफैक्चर का काम होता है वहां पर ऐसे वर्कर है, ऐसे वर्कर को हम लोग पेमेंट करें जो कटिंग डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है। अब कटिंग डिपार्टमेंट का मतलब जैसे मान लो फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी को उसके शेप में काटना पड़ेगा, अगर शर्ट बन रहा है मतलब क्लोथिंग डिपार्टमेंट है तो वहां पर भी कटिंग का काम होगा। तो अलग अलग फिनिश गुड्स में कटिंग का तो जरूरत होता ही है, ठीक है। अगर किसी का शू मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें भी कटिंग का जरूरत होता है, कटिंग तो काफी सारी चीजों पे जरूरत होता है, हो सकता है किसी पे ना भी हो वो अलग बात है, लेकिन कटिंग जरूरत होता है। तो ये तुम लोग मुझे बताओ ये
कौन सा खर्चा है, मतलब क्या बताना है ये हम बता रहे। देखो तुम लोग को बताना है कि ये हम लोग का इसमें से कौन सा, इसमें से अदर एक्सपेंसेस। लेबर का कौन सा, ये पूरा बाइफर्केशन डायरेक्ट, मैम सही। डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये भी तो हमारे ऐसे ऐसे वर्कर है ना, इनके बिना हमारा जो है काम बंद हो जाएगा। अगर कटिंग डिपार्टमेंट के लोग नहीं आएंगे तो जो कारपेंटर है वो बनाएगा कैसे। हो सकता है कारपेंटर खुद नहीं काट रहा है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक काम बंद रहे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हम लोग वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। पहला बात है कि अच्छा सोचो तुम लोग कैसे सोच रहे हो, वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, देखते हैं क्या आंसर। हाँ इनडायरेक्ट लेबर, मतलब इसको कहाँ दोगे इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट का मतलब हम लोग का हो जाएगा ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। तो ओवरहेड में कौन से फंक्शन वाइज बोलो, इनडायरेक्ट है बात सही है, लेकिन कौन से फंक्शन में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट चीजों को हमें फंक्शन वाइज डिवाइड करना होता है। मैम मेंटेन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक चीज यहाँ पर समझना है, ठीक है तुम लोग जो बोल रहे हो गलत नहीं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि मेंटेनेंस वर्ड देख के बोल रहे हो कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मेंटेनेंस है या फैक्ट्री का मेंटेनेंस है, ये बात अगर हमें क्लैरिफाई ना करते तो ऑलवेज एज्यूम कि वो फैक्ट्री का है, मेंटेनेंस का बोल के नहीं। किसी और भी क्वेश्चन में अभी पॉइंट आएगा तो देखोगे। हम ये कहना चाह रहे, तुम लोग बोल रहे हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बात सही है, तुम लोग मेंटेनेंस वर्ड को देख के बोल रहे हो, लेकिन जब हमें ये बोला नहीं है कि ये मेंटेनेंस फॉर ऑफिस था कि मेंटेनेंस फॉर, क्योंकि वेजेस बोला है, लेकिन वेजेस किस पर्पस के लिए जा रहा है, मेंटेनेंस सिर्फ बोला है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम नहीं बोला है कि फैक्ट्री का मेंटेनेंस है, क्योंकि फैक्ट्री में भी तो मेंटेनेंस होता है ना कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। जब कुछ मेंशन नहीं करता है तो कॉस्ट शीट हमें बोल रहा है कि कहाँ देना है, ऑलवेज फैक्ट्री, ठीक है। ऐसा और भी पॉइंट आएगा तो तुम लोग इस बात का ध्यान रखो, फिर मुझे आंसर करना। नेक्स्ट हो जाएगा वेजेस ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन इन फैक्ट्री। अब यहां लेकिन मेंशन कर दिया है तो बोलो ये आसान हो जाएगा, समझा। फैक्ट्री, क्योंकि बता ही दिया है कि फैक्ट्री के लिए स्वीपर और जो वॉचमैन है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। लूज टूल्स का मतलब होता है कि छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट की तरह ही काउंट होता है, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लूज एसेट। रिटर्न ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है, तो ये क्या हो, मतलब इनडायरेक्ट तो है, लेकिन इनडायरेक्ट को फंक्शन वाइज बताना। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि टूल्स, लूज टूल्स रहेगा कहाँ पे, फैक्ट्री में, इंस्ट्रूमेंट है ना, फैक्ट्री में रहेगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। अच्छा फिर लिखो क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट। बोलो ये क्या, ये कैसा खर्चा है। डायरेक्ट मेटेरियल, सही है, डायरेक्ट मेटेरियल। 6 नंबर, ऑयल रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हाँ
देखो ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, क्योंकि ये पहला बात तो ओवरहेड का खर्चा है, क्योंकि बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड है तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाना चाहिए। फिर सेवेंथ में लिखो मोटिव पावर। मोटिव पावर ओवरहेड में हम लोगों ने देखा था, मोटिव पावर का मतलब होता है वो पावर जिससे मशीन चल सकता है, मतलब जो कॉमर्शियल पावर लाइन होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमर्शियल पर्पस में यूज होता है, तो ये हमारा कैसा खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड हो, क्योंकि मशीन तो फैक्ट्री में ही चलेगा। अब मशीन का जो पावर है, मशीन से जो भी प्रोडक्ट क्यों ना बन रहा हो, अगर शर्ट ही बन रहा है तो क्या उसको देख के थोड़ी बता सकते हैं कि उसमें मोटिव पावर का खर्चा कितना आया है, तो इसीलिए ये हम लोग का ओवरहेड होगा, क्योंकि मोटिव पावर है तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा। उसके बाद बोला है डेप्रिशिएशन, सिर्फ डेप्रिशिएशन बोला है, क्या आंसर हो? नहीं, ऑफिस में भी होगा ना, ऑफिस का अगर कोई भी फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर होगा तो होगा, लेकिन अभी मैंने वो जो बोला कि अगर हमें सिर्फ डेप्रिशिएशन बोल दिया है, अगर बोलता डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तब तुम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ही लगाते। तो यहाँ पर हम लोगों को जब कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज की फैक्ट्री ओवरहेड का ही डेप्रिशिएशन का बात हो रहा होगा। अच्छा, अब लिखेंगे सुपरवाइजर और टाइम कीपिंग सैलरी, इस तरीके का टाइम कीपर सैलरी। सुपरवाइजर का मतलब तो तुम लोग को पता ही है, जो सुपरवाइज करेगा अदर वर्कर को, और टाइम कीपर का जो है जिन्होंने ओवरहेड किया, सॉरी कहाँ पढ़ा था, बोलो ओवरहेड क्यों, बोलो तुम लोग ही बोलो चैप्टर का नाम, टाइम कीपिंग कहाँ पढ़ा था, इतने सारे मेथड्स पढ़ा। हम्म, इतने सारे मेथड बताए थे, टोकन मेथड, बायोमेट्रिक मेथड, टाइम कीपिंग के साथ मटेरियल का तो कोई लिंक नहीं है ना। हाँ, टाइम कीपर सैलरी मतलब जो लेबर आ रहा है, कब जा रहा है, कब कितना टाइम प्रोडक्शन कर रहा है, उसका जो बुकिंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कीपर। तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, वो अपना मेहनत करते हैं, तो सुपरवाइजर या टाइम कीपर का सैलरी तो बोलो फैक्ट्री, क्योंकि ये जो टाइम कीपर है वो तो फैक्ट्री के लेबर का ही डेटा रखता है ना, सुपरवाइजर भी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करेगा नॉर्मली, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो टेलीफोन नॉर्मली जो है वो हम लोग का ऑफिस का ही पार्ट होता है, तो फिर वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाएगा। फिर रॉयल्टी, ये हम बताते हैं, ये तीन तरीके से ट्रीट होगा, रॉयल्टी पे। तो रॉयल्टी क्या है पता है तुम लोग, रॉयल्टी क्या होता है? मैम एक तरह से यूजर कुछ रिलेटेड टू मशीन्स वगैरह बैच में पढ़े थे राइटिंग का मुझे बताया था ठीक से याद नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा बोलो सुमित, बोलो क्या बोल रहे थे, रॉयल्टी टेक्निकल सर्विस परमिट यूजर चार्ज है ये, किसी इसका स्पेशल परमिशन लेके। हाँ देखो रॉयल्टी ना अलग अलग जगह पे होता है, जैसे रॉयल्टी, जैसे कोई कोयला खदान है, ठीक है, तो कोयला खदान में से कोयला निकाल रहे हैं, तो कोयला खदान नॉर्मली लीज में लिया जाता है, अब गवर्नमेंट से लीज ले सकते हो, प्राइवेट वाला भी हो सकता है, तो जितना क्विंटल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके बेसिस पे रॉयल्टी होता है कि पर ईयर इतना करके इतना रॉयल्टी, ठीक है, ये होता है। और एक रॉयल्टी भी होता है, जैसे मान लो कि हम लोग कोई मान लो तुम लोगों ने, किसी ने बुक लिखा, ठीक है, अब बुक लिख दी, अब उसको मार्केट में बेचने के लिए पब्लिशर का जरूरत होगा, पब्लिशर के पास चले गए, तो पब्लिशर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है हम बुक बेच देंगे, और बदले में आपको सेल का पैसा नहीं देंगे, बदले में आपको रॉयल्टी दे देंगे आपके बुक के लिए, ठीक है, कि इतना पर कॉपी पे इतना रॉयल्टी दे देंगे, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, मतलब अलग टाइप का कमीशन, अलग अलग चीजों पे जो कमीशन होता है वो उसको रॉयल्टी बोला जाता है, ठीक है, मतलब एक टाइप कमीशन ही है, तो बुक्स बेचने पे होता है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो ये रॉयल्टी का ट्रीटमेंट हम लोग का क्या होगा, अगर ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पे है, और एक चीज भी होता है, अगर तुम लोग फाउंडेशन में याद है, जिन्होंने फाउंडेशन
किया है, हम तो वो वाला एग्जाम्पल मैथ से ही देते हैं, दिखाया भी मैंने। एक एग्जाम्पल ऐसा था कि कोई इंडियन कंपनी है जिसने जापान का कोई टेक्नोलॉजी यूज किया है गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तो उस जापान की कंपनी को हमें क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर है, जैसे मैंने बोला पर बुक सेल करने पे रॉयल्टी दे देंगे, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितना पीसेस प्रोडक्ट बिकेगा उसके ऊपर हम लोग रॉयल्टी देंगे। रॉयल्टी का मतलब बेसिकली किसी का चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे घर यूज करते हैं तो रेंट देते हैं, कुछ और यूज करने पे काफी चीजों पे रॉयल्टी लगता है। अगर वो प्रोडक्शन बेसिस पे कर रहे हैं कि जितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कोयला खदान का जितना हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कोयला तो प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरली हमें उसको निकालना पड़ता है, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे होगा तो कैसे होगा। और अगर पेड इन लमसम है कि हम लोगों ने पूरा एक ह्यूज अमाउंट पे कर दिया रॉयल्टी के नाम पे, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अच्छा, अब ये तुम लोग बताना चाहोगे कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे होगा, जैसे पहला दो बता सकते हो अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड पे अगर है तो वो ओवरहेड होगा ही नहीं, क्योंकि पर यूनिट पे होने से वो डायरेक्ट में जाएगा हमेशा। तो बोलो पहला तो डायरेक्ट क्या खर्चे पे जाएगा, इतना तो मैंने ही बताया कि डायरेक्ट पे जाना चाहिए। यूनिट प्रोड्यूस्ड है, अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड है तो हाँ डायरेक्ट मेटेरियल पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट सोल्ड है तो डायरेक्ट नहीं होगा, सोल्ड है तो फिर होना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट सोल्ड वहां पर दिया हुआ रहेगा ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, तब ये ओवरहेड में आएगा, भले ही नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, लेकिन क्योंकि सेलिंग पे है तो फिर वो हमारा चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एडवर्टाइजमेंट पर यूनिट, तो वो भी तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है। अच्छा, अब पेड इन लमसम, अगर लमसम पे कर रहे हैं तब जो बोल रहे थे ओवरहेड होगा। फैक्ट्री, और फैक्ट्री क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, रॉयल्टी का खर्चा है। लेकिन मैंने बोला ना, जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो उसको हमें हमेशा जो है फैक्ट्री में ट्रीट करना चाहिए, तो ये ना स्पेसिफिकली बता दिया गया है और लॉजिक भी है। अगर हम लोग यूनिट सोल्ड पे जा रहे हैं तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोडक्शन पे जा रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए मेटेरियल के ऊपर लगाना पड़ेगा, और अगर लमसम दे रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड बोल के हमें दिखाना चाहिए। ये रॉयल्टी पे हो गया, इस पे हमें एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद कॉलेज, ठीक है, ये क्या होता है कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम लोग लेके जा रहे हैं मेटेरियल को, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से कैरी करके लेके जाते हैं, तो उसे हॉलेज का खर्चा बोलते हैं। तो ये हम लोग का कौन सा खर्चा होगा, पहला बात है ये डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन टाइप है तो इनडायरेक्ट। अगर बाहर जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो यहाँ वैसे नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब तो वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट पे फैक्ट्री में आएगा, क्योंकि ये थोड़ी ना हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जा रहा है, ना तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हम लोग का फैक्ट्री होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बेसिकली ट्रेडिंग में जो भी लिखते हो वही डायरेक्ट होता है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे जो भी हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है वो सारे ट्रेडिंग में ही लिखते हैं। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में मिक्स्ड अप लिखा जाता है, ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चा लिखा है। फिर कैरेज आउटवर्ड, ये कहां पर जाए, नहीं, कैरेज आउटवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा, ओवरहेड तो है लेकिन फैक्ट्री में नहीं जाएगा। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है डिलीवरी करवाने का खर्च, इसीलिए वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, क्योंकि डिलीवरी करवाने का खर्चा जो है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। फिर डेप्रिशिएशन ऑफ फोर्क लिफ्ट ट्रक और सैलरी ऑफ फोर्क लिफ्ट ड्राइवर। फोर्क लिफ्ट
ट्रक का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो ट्रक रहता है जिसका काम है सिर्फ मटेरियल को इधर से उधर लेके जाना, इस तरीके का काम जो करते हैं वो सारे ट्रक को फॉर्कलिफ्ट ट्रक बोलते हैं। और उसमें जो ड्राइवर रहता है उनको जो सैलरी दिया जाएगा, ये खर्चा कहाँ पर कंसिडर होगा? हाँ, ये फैक्ट्री मेनली मटेरियल रिलेटेड होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड ही होता है, क्योंकि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं। फिर सेल्समैन सैलरी, ये तो बता ही दो, सेल्समैन सैलरी या फिर कमीशन, जो भी बोलो। हाँ, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वाटर चार्जेस, अगर पानी का खर्चा बोल रहा है तो ये कहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि पानी तो प्रोडक्शन के काम में लग रहा होगा, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड में देना है हमने। अच्छा, उसके बाद लीगल चार्जेस, अगर कोई लीगल चार्जेस हो रहा है बाई चांस, तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ये कहाँ जाएगा? ये तो नाम से ही पता चला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डायरेक्टर, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स सैलरी, ये कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि ये तो प्रोडक्शन वाले हैं नहीं ना, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जनरल वाला भी बोल सकते हो, जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि ये अगर एक दिन ना आए तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन का काम बंद हो जाए। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी वैन व्हीकल जो भी बोलो, ठीक है, डिलीवरी के लिए वैन है, जो भी जैसा भी हमारे पास व्हीकल है उसका जो खर्चा होता है, हाँ, वो हो जाएगा हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक साथ क्योंकि लिखा जाता है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखते हैं। डेप्रिसिएशन और रिपेयर, डेप्रिसिएशन या फिर ऐसे बता दिया रिपेयर्स ऑफ ऑफिस कंप्यूटर, ऑफिस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन हो रहा है या फिर उसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं, इस तरीके का कोई खर्चा अगर हमें बता दिया है तो वो कहाँ जाना चाहिए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये तो प्योरली दिख ही रहा है ऑफिस का ही पार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह थोड़ी ना फैक्ट्री में रहेगा। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बोलो, ये कहाँ जाए? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ऐसे कर दिया। नहीं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस जो है, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि रेंट, जैसे देखो, रेंट ऑफिस का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऑफिस बिल्डिंग मेरा रेंटेड नहीं है, लेकिन जब मुझे कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तो मुझे उसको कहाँ देना है? फैक्ट्री में देना। अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड में देना है। भले ही ये सुन के अजीब लग रहा है कि टैक्सेस फैक्ट्री के साथ कैसे, लेकिन जब ये ऐड कर दिया, जैसे तुम लोग देखते हो जब फाइनल अकाउंट्स करते हो, वेजेस एंड सैलरी बोल दिया तो तुम लोग लिखते हो ट्रेडिंग में, और सैलरी एंड वेजेस करते हो तो लिखते हो पीएल में, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वेजेस डायरेक्ट वेजेस के पार्ट में ट्रेडिंग में तो उसमें सैलरी भी तो जुड़ा हुआ है, मैं सैलरी वहां पर जो सुपरवाइजर लोग खड़े होंगे तब तो फिर पीएल में जाना चाहिए। एक्चुअली जब वेजेस एंड सैलरी बोल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जिनको वेजेस में मिलता है, सैलरी में मिलता है, लेकिन वेजेस वाले लोग ज्यादा है, वेजेस ग्रेटर देन सैलरी, और यहाँ पर हो जाता है सैलरी ग्रेटर देन वेजेस, ठीक है।
तो इसीलिए क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी है, काफी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेजेस आ जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पूरा इनडायरेक्ट सोच लो, यानी वो पूरा चला जाता है पीएल में। लेकिन वेजेस एंड सैलरी में वेजेस ज्यादा है, अब जैसा जिसका काम है उस हिसाब से, तो वेजेस जिसका ज्यादा है उसको पूरा सैलरी को फिर डायरेक्ट ट्रीट करके वहां पर लगा देना, मतलब वो लोग दोनों जोड़ के उतना बता रहे, अलग अलग नहीं बता रहे। वैसे ही ये रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सुनने में ये टैक्सेस वगैरह लगेगा, ये तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है, रेंट है, तो ये हम लोग का कहां पर जाना चाहिए, अगर ऑफिस का होता तो ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं, क्योंकि ऑफिस का नहीं है तो हमें लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड। नहीं है, कैसे पता चला, पता ऐसे नहीं चलेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस में जाना चाहिए। उसके बाद लिखो काउंटिंग हाउस एक्सपेंस। ये क्या होता है काउंटिंग हाउस एक्सपेंस, मतलब अकाउंट्स या ऑडिट रिलेटेड खर्चा, मतलब ऑडिटर को लिया हम लोगों ने, ऑडिट, जो कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर का काम ही होता है चेक करना कि हम लोगों ने जो अकाउंट्स बनाए हैं, जो स्टेटमेंट बनाए वो कितने सही बनाए, फिर रिपोर्ट जनरेट करना और अकाउंट्स। हाँ, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। अच्छा, इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन, ये कहां जाए, नहीं, देखो हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट। अब हमारे पास कोई मशीन था जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते थे, मशीन पुराना हो गया, उसको बेच दिया हम लोगों ने, उससे हमारा लॉस हो गया, तो क्या ये हमारा मतलब ऑपरेटिंग इनकम है या लॉस है? नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग तब होगा जब मशीन बेचना हमारा काम है। अभी कैश फ्लो में मैंने करवाया लास्ट दिन, ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस रिलेटेड होता है, मेरा काम मशीन बेचना तो है नहीं। हाँ, तो ये वाला फिर मेरा यहाँ कहाँ जाएगा, वो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग में लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन वो तो गया इन्वेस्टिंग का बात, लेकिन यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, इग्नोर, यहाँ पर हमें इसको कॉस्ट शीट में चार्ज करना ही नहीं है, अगर हमें क्वेश्चन में दे दे नहीं करना है, कॉस्ट शीट में हमें कहाँ तक चार्ज करना है, रॉ मेटेरियल कलेक्शन से लेके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारा काम है, उसके बाद का भी नहीं है, उसके आगे का भी नहीं, ठीक है, बस इतना सा हमें लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब ऐसे भी कुछ पॉइंट्स देंगे तो तुम लोग सोच के बताओ, ठीक है, फिर इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, या फिर प्रोफेशनल टैक्स जो भी बताया हुआ हो क्वेश्चन की तरफ से, सॉरी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिखो, प्रोविजन लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मतलब हम लोगों का इनकम टैक्स पेड बताया हुआ हो क्वेश्चन में, या प्रोविजंस की हाँ हम लोगों ने इतना प्रोविजन बनाया टैक्स पे करने के लिए, तो ये भी इग्नोर होगा, क्योंकि टैक्स पे करने का प्रोविजंस वगैरह ये तो हमारे कब आता है, प्रॉफिट होता है तो हम लोग टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तभी टैक्स देना, अदरवाइज तो देना है नहीं, तो वो तो आफ्टर सेल आइटम हो गया, हम लोग को यहाँ पर बिफोर सेल तक जाना है, क्योंकि हमारा कॉस्ट शीट तो सेलिंग प्राइस पे खत्म हो जाता है, तो कॉस्ट शीट पे जो आइटम है वही हमें यहाँ लिखना है, बाकी कोई आइटम अगर दे देता है क्वेश्चन तो उसे हमें सिंपल इग्नोर कर देंगे। फिर 27th नंबर, इसमें लिखो ऑब्सोलेसेंस लॉस। ये क्या होता है ऑब्सोलेसेंस लॉस का मतलब, जैसे मान लो कोई मेटेरियल हमारा बर्बाद हो गया पड़े पड़े, या फिर कुछ भी चीज हमारा बेकार हो गया, तो ये हम लोग क्या करें, नहीं आएगा, सही बात है, इग्नोर होगा, क्योंकि देखो ये हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज नहीं कर सकते, मेरा कोई फालतू का लॉस हो गया, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल खरीद लिया था, किसी वजह से डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, मटेरियल क्यों, कुछ भी चीज हो सकता है, इस तरीके का चीज, ये लॉस जो है ऑर्गेनाइजेशन को खुद बेयर करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट में चार्ज करके अगर बेचने जाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल कोई भी जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, लॉस बाय फायर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में आग लग गया तो लॉस तो होगा ही, ठीक है, तो अब वो जितना भी रुपए का लॉस हुआ वो हमें क्या करना है,
वो भी पीआई में चार्ज इग्नोर, वो भी हमारे यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो भी इग्नोर करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के कॉस्ट में तो आएगा नहीं, कॉस्ट शीट में तो प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का डेटा मुझे कलेक्ट करना है, तो ये मेरा इग्नोर होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मान लो ये कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन का काम करती है और इसने डिबेंचर भी इशू कर रहा है, मतलब पब्लिक से लोन लिया है, अब लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट दे रही है डिबेंचर पे, तो फिर ये हम लोग का जो एक्सपेंस है ये क्या होगा, इग्नोर होगा, क्योंकि इसके साथ हमारा कॉस्ट में ये ऐड नहीं होता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये वाला कभी भी ऐड नहीं होगा, इसका डेटा वैसे भी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं रखते, इसका डेटा जो है सिंपल जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं वो रखते हैं, इसका डेटा जो है कॉस्ट वाले रखेंगे भी नहीं, और ये हमारा इग्नोर हो जाए। फिर बैंक चार्जेस, बैंक का कोई खर्चा है वो हमें क्या करना है, हाँ देखो ये ना नॉर्मली इग्नोर होता है, लेकिन अभी देखा गया है कि इसको कंसीडर करने के लिए बोला है, ठीक है, तो क्योंकि बोला है तो हम लोग भी कर लेते, पहले ये इग्नोर ही था, ठीक है, तो ये अगर कंसीडर करेंगे हम लोग तो लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें रूल्स लाया है कि बैंक चार्जेस को कंसीडर करो, ठीक है, तो फिर करेंगे, नहीं तो पहले ये इग्नोर ही था, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है आफ्टर सेल वाला ही होता है, तो बोल रहे हैं कि नहीं इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना कहाँ है, क्योंकि बैंक चार्जेस है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर मान लो इंटरेस्ट इनकम हुआ, ये क्या होगा, इनकम तो हमारा यहाँ आएगा ही नहीं, हम लोग तो निकाल रहे हैं अपना खर्चा, ठीक है, मतलब कॉस्ट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट बनाने का, तो इनकम का यहाँ पर क्या लेना देना। फिर 32 में लिखते हैं रेन एंड डिविडेंड इनकम, मान लो हम लोगों ने कुछ रेंट पे दे दिया है या फिर हमें किसी शेयर में पैसा लगाया तो उससे हमें डिविडेंड मिला शेयर होल्डर के तौर पे, तो फिर वो सारे इनकम को हमें क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि इनकम से यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आने वाला इनकम रिलेटेड। अच्छा, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बोलो ये क्या हो, हाँ फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे हमें क्या लेना, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, पहला बात है ये ऑपरेटिंग है नहीं ये, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्यों ऐड होगा, वो तो मुझे करना ही नहीं है। अब मान लो टैक्स रिफंड है, टैक्स का जब हम लोग टैक्स फाइल करते हैं एक्स्ट्रा होता है तो रिफंड भी आता है, कम होता है तो फिर से चार्ज करता है, ठीक है, कि फिर से डेटा भेज देता है कि आपने जो टैक्स फाइल किया सही नहीं हुआ, आपको इतना देना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा है तो रिफंड कर देता है, तो ये क्या होगा, इग्नोर, टैक्स ही, हाँ हाँ, जब टैक्स ही नहीं रिलेट होगा तो उसका रिफंड के साथ हमारा क्या लेना देना, और वैसे भी सोचो ना प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे, रिफंड का पैसा कॉस्ट में क्यों ऐड करें। फिर हो गया, अगर हम लोग मान लो एस्टिमेटिंग कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं या बजट कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका एस्टिमेट या बजटिंग वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो वो रेडी करने के लिए कोई एक पर्सन जो इस बात को जानते हैं वैसे स्किल्ड लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं मान लो, तो उनका खर्चा कितना है, उनको जो हम लोग पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो एस्टिमेटिंग या बजटिंग का जो खर्चा आएगा वो किस में आएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं होगा ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये जनरल वाला हो गया। फिर बैड डेट, अब बैड डेट का बताओ क्या होगा, इस पे भी दो चीज बता रखा है, पहले तो प्योरली इग्नोर था, तो हम लोग अभी भी इग्नोर करने का हमारे पास राइट है, कर सकते हैं, लेकिन अभी नया बोल रहा है, नया नहीं काफी कुछ सालों से चल रहा है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दिखा सकते हैं, थोड़े नए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमें नोट देना पड़ेगा अगर दिखाते हैं, और अगर इग्नोर करते हैं तो भी बता देंगे कि हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ये इग्नोर ही होना चाहिए, लेकिन अभी बोल रहा है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा सकते, सेल ऑफ स्क्रैप इग्नोर इसीलिए क्योंकि वो आफ्टर सेल आइटम है, सेल करने के बाद इग्नोर का रीजन, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन ये हो गया क्योंकि बैड डेट रिलेटेड टू सेल है, इसीलिए अगर ओवरहेड ही होगा, पहला बात है ये, तो ओवरहेड होगा तो कहाँ दिखाएंगे, अब 3 फंक्शन में सुटेबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है तो इसीलिए वहां दिखाएंगे। हाँ, नहीं एबनॉर्मल लॉस तो
एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल मतलब जो कभी कभार होगा, लेकिन बैड डेट तो बिजनेस का रिलेटेड है, ये तो होगा ही होगा, हर बिजनेस में होगा, कम बेसी। मैं वो ब्रेडेड को चार्ज करने लगा तो कर जाएगा। अब वो चार्ज नहीं कर रहा तो आपको मतलब ऑटोमेटिक के पास ही जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा कि हम लोग करना चाहिए या नहीं। देखो यहाँ नहीं चार्ज करोगे कॉस्ट कम हो जाएगा मानते हैं, लेकिन जब पीएल में दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इम्पैक्ट दोनों का ही आएगा, ठीक है, इम्पैक्ट आ जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप प्रोड्यूस्ड, अगर हम लोग स्क्रैप को बेच रहे हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ है, जैसे दो तरीके का स्क्रैप हो सकता है, एक है नॉर्मल, अगर हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ वो हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मोलासिस यानी गुड़ जो है वो नॉर्मली उसके साथ जो है प्रोड्यूस होके आ जाता है, उसको हम लोग जो है रोक नहीं सकते हैं चीनी प्रोडक्शन में, तो वो नॉर्मल स्क्रैप है। कुछ होता है एबनॉर्मल स्क्रैप, एबनॉर्मल स्क्रैप, एबनॉर्मल स्क्रैप का मतलब होता है जो स्क्रैप हम लोग को नहीं लगा था कि प्रोडक्शन में आएगा लेकिन आ गया, ठीक है, एबनॉर्मली आ गया, एबनॉर्मल स्क्रैप, तो इसको बेच दिया। अब स्क्रैप का मतलब वो आइटम होता है जो फिनिश गुड्स की तरह तो नहीं बिकेगा, लेकिन उसको हम लोग मार्केट में बेचेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें रिकवर होगा, तभी वो स्क्रैप होता है। तो अगर नॉर्मल स्क्रैप है तो उसका रिसिप्ट अमाउंट हमें कहाँ दिखाना चाहिए, और अगर एबनॉर्मल है तो कहाँ दिखाना चाहिए। पहले एबनॉर्मल का बताओ, वो बता सकते हो, एबनॉर्मल का कहाँ दिखाना चाहिए। हाँ, एबनॉर्मल का क्या हो जाएगा, इग्नोर, क्योंकि एबनॉर्मल कोई भी चीज हम लोग अपने कॉस्ट शीट में कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर एबनॉर्मल स्क्रैप दिखाओगे, मानते हैं देखो स्क्रैप से पैसा आया वो दिखाओगे तो कॉस्ट तो जरूर रिड्यूस होगा, लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस नहीं चार्ज कर सकते तो एबनॉर्मल इनकम भी मुझे नहीं दिखाना है। अब नॉर्मल स्क्रैप क्या करोगे, मतलब हमें पता है कि हम लोग ये चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास ये हमेशा ही जो है एक मतलब स्क्रैप के रूप में आ जाता है, ये हम लोग मार्केट में बेच के हमें कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाता है, तो ये जो, हाँ, ये फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में ही, फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन होता है, तो फैक्ट्री का खर्चा रिड्यूस करने के लिए हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, माइनस ही करेंगे क्योंकि खर्चा कम होगा ना, मेरा सेलिंग है, ये फैक्ट्री में मान लो मेरा 1000 रुपए का खर्चा हो प्रोडक्शन करने, लेकिन प्रोडक्शन में मेरा जो स्क्रैप है उसको बेच के मेरा 90 रुपीज का इनकम हुआ, तो हम 1000 से माइनस 90 कर देंगे, तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो मार्केट में कंपिटिटर को हम लोग ये भी कर सकेंगे, मेरा कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट लिखेंगे डिपोजिट, सॉरी डिपोजिट नहीं, डिस्पोज्ड कॉस्ट incurred on factory scrap produced। बताते हैं ये क्या होता है, इस पे भी दो चीज करो, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, मतलब वही नॉर्मल स्क्रैप और एबनॉर्मल स्क्रैप। देखो यहाँ पर बोला है डिस्पोज कॉस्ट इनकट ऑन फैक्ट्री स्क्रैप प्रोड्यूस, मतलब फैक्ट्री में जो स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग उसको निकाल के डिस्पोज करना चाहते हैं क्योंकि वहां गंदगी फैल रखा है, तो अगर ये नॉर्मल तरीके से हमारा प्रोड्यूस होता है तो ये खर्चा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हुआ क्योंकि हमें उसको डिस्पोज करवाना है, तो नॉर्मल अगर स्क्रैप है तो कहाँ पर चार्ज करेंगे, और अगर एबनॉर्मली कुछ बन के निकल गया जो डिस्पोज करवाना पड़ेगा तो उसको कहाँ दें। हाँ, इग्नोर, नहीं वो इग्नोर होगा, एबनॉर्मल कोई खर्चा या कोई इनकम हम लोग अपने बिजनेस में नहीं दिखा सकते ना, एबनॉर्मल इनकम भी नहीं दिखा सकते तो एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर ये नॉर्मल बात है कि मेरा ऐसा ही काम है कि मेरा जो स्क्रैप है वो मुझे डिस्पोज ऑफ करवाना ही पड़ता है, तो फिर हम उससे उसको सेल करके पैसा जो मिलेगा वो भी यूज कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, और जो एक्सपेंस होगा वो भी हम चार्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ रॉ मेटेरियल, ये कहाँ जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ रॉ मेटेरियल, नहीं ये वाला जो है ना, हम लोग रॉ मेटेरियल को पैक कर रहे हैं, सोचो फिर कहाँ जाएगा,
हाँ, ये हो जाएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल का पार्ट। मतलब हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ना, ये एक्चुअली प्राइमरी पैकिंग है, ठीक है। दो तरीके का पैकिंग होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी है चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो वो हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है कि हम लोग अट्रैक्टिव बना के बेचना चाहते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल को पैक करें मतलब ऐसा ही रॉ मटेरियल है कि बिना पैकिंग के वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो हमारा डायरेक्ट खर्चे का पार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकेजेस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकेजेस मतलब वो पैकेज जिसको बेच के हमें पैसा मिल जाएगा। अब कौन से पैकेज का बात करें, यही वाला जो मान लो जिसमें पैक होके रॉ मटेरियल आया था, रॉ मटेरियल यूज के लिए निकाल लिया, अब उसका जो पैकेजिंग है वो मार्केट में बिक जाता है, तो इससे जो स्क्रैप आया उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, रॉ मटेरियल के कॉस्ट को कम कर देंगे। अगर मेरे पास मैंने 20,000 का रॉ मटेरियल खरीदा और जो जिस कंटेनर में आया वो मार्केट में सेलेबल है, बेच दिया, बेचने के बाद मान लो मेरे पास 1,000 रुपए आए, तो फिर हम बोलेंगे मेरा रॉ मटेरियल कितने का बना, 19,000। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल से मुझे माइनस कर देना है स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। अगर एबनॉर्मल होता तो फिर इग्नोर करना पड़ता। कॉस्ट ऑफ पैकिंग फिनिश्ड गुड्स, ये कहाँ जाएगा, अभी बताया तुमने शायद। कॉस्ट ऑफ पैकिंग फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स को पैक कर रहे हैं, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर मटेरियल रिलेटेड होगा तो मटेरियल में जाएगा, और फिनिश गुड्स को बना पैक कर रहे हैं तो फिर हम लोग का वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर स्टोर रूम एक्सपेंस। स्टोर रूम मतलब जहां पर प्रोडक्ट स्टोर करके रहता है, स्टोर रूम होता है ना, तो स्टोर रूम का खर्चा। फैक्ट्री ओवर, सेम ऐसा ही और एक आइटम वेयर हाउस एक्सपेंस। हाँ, वेयर हाउस मतलब जहां पर प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर रूम में भी स्टोर होता है, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल के लिए होता है कि वहां रॉ मटेरियल स्टोर, वेयर हाउस में फिनिश गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है। नहीं, ये भी हम लोग का फैक्ट्री वाला ही होगा क्योंकि रहता है वो फैक्ट्री में ही, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केटेबल खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग जैसा खर्चा है नहीं, ये तो देखो नॉर्मल बात हो गया कि मुझे कहीं ना कहीं कंटेन करके तो रखना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। अब कस्टमर को जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो हर एक कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे कहीं भी सेल लगा हुआ है तो तुम लोग देखोगे कि लिखा हुआ रहता है अप टू इतना डिस्काउंट या फिर 5% डिस्काउंट, जो भी लिखा हुआ, तो वो सभी कस्टमर के लिए एप्लीकेबल है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर है किसी और के ऊपर नहीं है, अगर इन जनरल लिखा हुआ है तो सभी के ऊपर। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी अर्ली पेमेंट कर देते हैं उधार लेने के बाद, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर कैश डिस्काउंट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कौन सा इग्नोर होगा, दोनों। ट्रेड डिस्काउंट ही तो रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स पे, जो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव करते हो ना, तो जो डिस्काउंट दे रहा है जो तुम लोग, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट का नहीं करते, कैश डिस्काउंट का करते। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैश डिस्काउंट को हमें करना है इग्नोर। क्यों बोले तो क्योंकि वो आफ्टर सेल आइटम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस डिसाइड हुआ, उसके बाद कोई कस्टमर खरीदा तो हम लोगों ने उसको कुछ डिस्काउंट दिया अर्ली पेमेंट करने के लिए, तो वो हमें इग्नोर कर देना है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा सेल को अट्रैक्टिव करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये मार्केटिंग पॉलिसी हो गया ना, ये जो लिखा हुआ रहता है इतना परसेंट डिस्काउंट उतना परसेंट डिस्काउंट, ये मार्केटिंग पॉलिसी है। तो मार्केटिंग का खर्चा हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर होगा, कैश डिस्काउंट कंसीडर नहीं।
ठीक है, चलो काफी है, हम लोगों ने ये कुछ मेन पॉइंट कर लिया, तो इससे हमारा एक बेस भी बन गया कि कैसे करके हमें चूज करना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90,000, मशीन आवर्स वर्क 10,000। ये लेकिन कोई रुपीज नहीं है, ये आवर्स बोला, इतना घंटा मशीन काम किया है। उसके बाद मशीन आवर रेट पर आवर, मतलब 1 घंटा मशीन चलने से कितना खर्चा है ये बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो ब्रैकेट में दे दिया है जनरल वाला। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दे दिया है कि 1 यूनिट। अब ये सेलिंग ओवरहेड 1 यूनिट का 5 रुपीज है, टोटल कितने यूनिट पे काउंट होना चाहिए, मतलब अगर हम जितना यूनिट सोल्ड हुआ है तो ये हमेशा किस पे काउंट होगा, यूनिट सोल्ड पे। जो बिकेगा उसी पे ना हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा चेक करेंगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 4,000, यूनिट सोल्ड कितना है 3,600, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रहा होगा कितना 400। सेलिंग प्राइस बता दिया 1 यूनिट का। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, कॉस्ट शीट, जहां पर क्या दिखना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट दिखना चाहिए और प्रॉफिट फॉर द मंथ दिखना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें 2 चीज इन्होंने बताया कि दिखना ही चाहिए। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 1, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पर हम लोग आउटपुट भी लिखेंगे, टोटल आउटपुट कितना है, आउटपुट मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना था, हाँ वो लिखना पड़ेगा 4,000। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पर्टिकुलर, क्या क्या कॉलम बनना चाहिए, एक तो पर्टिकुलर बनेगा, टोटल कॉस्ट ब्रैकेट में रुपीज, और एक कॉस्ट पर यूनिट। तो डेफिनेशन अगर देखोगे जो मैंने लिखवाया था वहां पर ये सारी चीज मैंने बताया था। बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट का भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा, कॉस्ट का ब्रेकअप पता चलेगा, टोटल कॉस्ट पता चलेगा, और हर एक स्टेज पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है वो भी पता चलेगा। तो सबसे पहले कौन सा खर्चा लिखना चाहिए, प्राइम कॉस्ट रिलेटेड। प्राइम कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो रॉ मटेरियल है यही मेरा डायरेक्ट है, भले ही मुझे डायरेक्ट ना बताया हो, लेकिन ये कुछ नहीं बताया है तो डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि इसको इनडायरेक्ट मान लेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट हो या ना हो डायरेक्ट तो होगा। डायरेक्ट रॉ मटेरियल टोटल हम लोग लिखेंगे 1,80,000। ठीक है, अच्छा तो पर यूनिट में कितना लिखेंगे, ये तो गिवन था क्वेश्चन में, पर यूनिट कितना होगा 45 होगा। ठीक है, 45.00 मैंने लिख दिया। ये देखो ये प्रोडक्शन जितना हुआ है उतने के लिए 1,80,000 का खर्चा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बोला है तो यही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो यही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करने पे 45 रुपीज आ जाएगा। फिर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस है 90,000, पर यूनिट का कितना हो जाएगा, जितना प्रोडक्शन हुआ है उस पे निकालना है, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 4,000, तो 90/4 करने से जितना आएगा 22.50। ठीक है, अच्छा अब और क्या कोई हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखो मशीन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, सेलिंग सब तो बता ही दिया है कि ओवरहेड ओवरहेड, तो फिर कैसे आएगा, तो बस प्राइम कॉस्ट इतने में ही कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राइम कॉस्ट 1,80,000 और 90 मतलब 2,70,000, और ये हो जाएगा 67 हाँ 0.5। इसके बाद ओवरहेड का पार्ट आएगा। ओवरहेड में सबसे पहला ओवरहेड हम लोगों को क्या लगाना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा क्या क्या आएगा, तो बोलो क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, मशीन, हाँ मशीन का खर्चा। ठीक है, मशीन का खर्चा, और तो कुछ है ही, तो ऐड करो इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा। अब खर्चे का नाम हमें दिया हुआ है तो हम जस्ट इसके नीचे ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे
मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर्स वर्क, तो ये खर्चा कितना होगा, कैसे लिखेंगे? ये देखो यहाँ पर बताया कि ये काम करने के लिए कितना घंटा मशीन चला है, 10,000 आवर्स, और 1 घंटा चलने पे खर्चा कितना है, 8 रुपए करके। तो ये खर्चा कैसे निकालना है, 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 8, ठीक है। तो टोटल में कितना लिखेंगे, 2,70,000 के नीचे लिखेंगे 80,000, और जो पर यूनिट वाला है वहां पर कितना लिखेंगे, हाँ, या 8 नहीं लिखना है, अगर गलती से मान लो 8 लिख दिया, मतलब पर यूनिट सोच के, लेकिन ये पर यूनिट नहीं है ना, ये 8 क्या है, पर आवर है, ठीक है। हम लोग को देखना है कि 4,000 यूनिट बनाने का खर्चा कितना है। अच्छा, और अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि नहीं है, देख सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब इसको ऐड कर लेना, ऐड करके आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। अब टोटल करना है, 20 के साथ 67.5, 97.5, और 2,70,000 के साथ, वो 87.5 है। ओ 87.5, अच्छा 3,50,000, 3,50,000, अच्छा। इसके बाद कौन सा खर्चा लगाएंगे, अच्छा इसके पहले एक काम करना पड़ेगा, हम लोगों का सारा स्टॉक तो बिका नहीं है, तो फिर मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, और फिनिश्ड गुड्स। क्यों करना पड़ेगा, अब देखो ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि ये यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मेरा कैसा वाला है, तो ये कहाँ लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पहले, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो अब अगर देखोगे एक बार डिटेल्स फॉर्मेट में जाओ तो और भी क्लियर हो जाएगा बात, यहाँ पर जो मैंने तुम लोग को फॉर्मेट लिखवाया। अब इस क्वेश्चन में देखो, हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन था, लेबर कॉस्ट लिख लिया, एक्सपेंस नहीं था तो नहीं लिखा, प्राइम कॉस्ट आया, फिर हम लोगों ने क्या ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड, हम लोग के पास क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इस क्वेश्चन में नहीं था, तो ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो ग्रॉस फैक्ट्री भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, इधर चलते हैं, इसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं था तो नहीं लिखेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारा वो बराबर हो गया। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा वाला यहाँ ऐड होना चाहिए था, जो मेरा इस क्वेश्चन मिसिंग था, तो ये भी नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा जो आ रहा है वो मेरा कौन सा है बोलो, तो अभी जो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आया वही मेरा क्या है, वो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, क्योंकि मेरा बाकी डेटा तो है नहीं। तो जो इस केस में मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आया वही मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद यहाँ देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा, जो कि मेरे क्वेश्चन में नहीं है, तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, वो लिस्ट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा सीओजीएस कितना है, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मुझे जनरल वाला ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा वैसे इंफॉर्मेशन से हमें करते जाना है। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, इसी को हम बोल सकते हैं यही मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर नहीं भी लिखते हो तो नो इशू, लेकिन समझना पड़ेगा, ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट लिखना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर स्लैश देके नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद यहां से हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गया फिनिश गुड्स, उसका कॉस्ट कितना है, तो मेरे पास कितना यूनिट बचा, 400, ठीक है, 4,000 माइनस 3,600, तो इतना यूनिट मेरे पास बच गया। यूनिट तो मुझे पता चल गया, लेकिन वो एक एक यूनिट कितने रुपए का बच गया बोलो, बोलो कौन बता सकता है कि वो एक एक यूनिट कितने रुपए का, हाँ 87.5, क्योंकि 87.5 ही तो अभी तक उस पे खर्चा लग चुका है। तो यहाँ पर 87.5 करके अगर तुम लोग 400 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आता है, 35। अभी यूनिट में कुछ नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है,
क्योंकि वो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टोटल यूनिट निकला, अगर इसके नीचे फिर से 87.50 लिख दोगे तो वो तो इनवैलिड हो गया ना, वो बात नहीं बना। यहाँ पर हम लोग तभी पर यूनिट कॉस्ट में कुछ लिखेंगे जब हमें ऐड करना पड़ेगा या किसी वजह से लेस। तो ये लेस जो है थोड़ी ना इसमें 87.5 लेस करोगे तो फिर तो 0 आ जाएगा। ये तो एक कंडीशन था तो हमें लेस करना पड़ा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस करने के बाद 3,15,000, और इसका पर यूनिट कितना है 87.5 भी आ गया। इसको 4,000 से नहीं डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, ये जो बचा हुआ है कितने यूनिट का है 3,000 करके देखो 87.5 आना चाहिए। समझ में आया, ये वाला जो दिख रहा है 3,15,000 ये फॉर 3,600 यूनिट दिख रहा है, क्योंकि ये लेस करने का मतलब ही तो हम लोगों ने 400 यूनिट घटा दिया, क्योंकि देखो यहां तक हम लोग का कितना यूनिट दिख रहा था 4,000, इसलिए हम लोगों ने सारी चीजों को 4,000, यहां से हम लोगों ने कितना यूनिट हटा दिया, तो फिर ये कितने यूनिट का दिख रहा है, तो इसको 3,600 से डिवाइड करोगे तो ही 87.5, क्योंकि ये चेंज थोड़ी ना होना चाहिए, चेंज होना ही नहीं चाहिए, तो 87.5 ही रहेगा। हम लोगों ने जो नहीं बेचा उसको एक्सक्लूड कर दिया। अब ये जो निकल के आया इसका नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस पे क्या लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला 35,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला 35,000। अब इसका पर यूनिट कितना लगाओगे, ये खर्चा तो टोटल तो 35 लिखेंगे, पर यूनिट कितना आएगा, हाँ, ये डिवाइड कितने से होगा, फिर हम लोग का वही 3,600 से, क्योंकि अभी तो और 4,000 का कोई कंसेप्ट रहा ही नहीं, तो 9.72। अब ऐड कर, अच्छा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इस पे लगा देना चाहिए, उसके बाद ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करके इसका कोई नाम नहीं है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो कितना लगाएंगे, एक यूनिट पे 5 रुपीज, यूनिट सोल्ड पे लगना चाहिए, तो 3,600 इंटू 5, टोटल देखो कितना है, और यूनिट पर यूनिट में कितना लिख दोगे 5 ही लिखोगे, क्योंकि ये तो यूनिट बेस्ड पे था, अगर इसको भी डिवाइड करोगे 3,600 तो 5 ही तो आएगा, और थोड़ी ना कुछ अलग आएगा। तो अब टोटल करो पूरा, 3,15,000 35 प्लस 18 देखो कितना होता है, 4,03,000 नहीं 3,68 ऐसा आ रहा है, 3,68, और ये वाला देखो 5 वगैरह ऐड करने के बाद 102 आएगा, 102.22, हाँ ये आना चाहिए। या फिर यही वाला हम लोग का क्या बन जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट ये आ गया। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालने बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट तो हम लोग का निकला एक कॉलम में, टोटल कॉस्ट पे निकाल लिया, और प्रॉफिट फॉर द मंथ का स्टेटमेंट बनाने बोला है, तो वो भी बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जैसे कंपनी अकाउंट्स में बनाते वैसे बना सकते, वैसे कॉस्ट का कोई रूल्स नहीं होता। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स कितना है, सेल्स वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, सेल्स वैल्यू हम लोग का देखो 3,600 यूनिट बिक रहा है, और बता दिया कितना करके बिकेगा 125, क्वेश्चन हमें बता दिया, तो 3,600 इंटू 125 देखो कितना होता है 4,50,000। अच्छा, अब इसमें से लेस कर दो टोटल कॉस्ट जो कि कॉस्ट शीट से मिला 3,68,000, प्रॉफिट आ गया 82,000,
ये प्रॉफिट ऑफ, ये तो छोटा था, ये तो पूरा क्वेश्चन था ही, मतलब रहने से भी बहुत ही कम डेटा था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। और एक करके देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। देखो यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर करने बोला, देखो स्पेसिफाई कर दिया। मैंने बोला ना कभी कभी हमें इंडिविजुअली पूछ लेता है कि ये चीज निकालना ही पड़ेगा, लाइक रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट। तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे नहीं, हम लोग कोई कॉस्ट शीट में, क्योंकि हमें बोला है ना स्टेटमेंट बना के दिखाओ, तो देखो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो कि हम पहले लिख दिए कि रॉ मटेरियल, फिर वो निकाल लिया, फिर प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सारा चीज तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, तो हम लोग इसका कॉस्ट शीट ही बना लेंगे, तो उसमें सारा चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका कॉस्ट शीट बना के देखते कैसे बने। इलस्ट्रेशन 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट भी लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी लिखा जा सकता है। फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ ना एक 1 मंथ का दिया, ये देखो पढ़ के, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन obtained from the records of ABC Corporation for the period from 1st June to 30th June। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, या फिर लिख सकते हो फ्रॉम जून 1 टू 30th जून, जैसा लिखना चाहो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, यूनिट बोला नहीं है तो हम इसीलिए नहीं बनाए हैं, यूनिट भी चाहो तो बना सकते हो, अगर यूनिट अवेलेबल है तो मुझे देखना पड़ेगा। यूनिट अवेलेबल मुझे नहीं दिख रहा है, देखो कहीं पर भी यूनिट अवेलेबल, ये सभी कॉस्ट लिखा हुआ है, अभी पढ़ के देख लेते हैं, अगर होगा तो साइड में कॉलम लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, ये कब बोला है, ओपनिंग, क्योंकि 1 जून ओपनिंग होगा, 30 जून वाला सारा क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग में इतना मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ WIP, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,80,000, ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में हेल्प होगा। फिर वेजेस पेड, ये वेजेस कौन सा होगा, डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो बता रही है कि फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोला है, मतलब ये कहां पर जाएगा, कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, जस्ट बाद, क्लोजिंग और माइनस करेंगे, वो है नहीं यहाँ पर, हाँ है, तो वो भी माइनस करेंगे यहाँ पर। और सेलिंग ओवरहेड, फिर सेलिंग ओवरहेड लगाएंगे, सेल्स भी बता दिया है, तो जस्ट लाइन बाय लाइन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का बनेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, देख देख के लिखना है 60,000। फिर इसमें क्या करेंगे, ऐड करना चाहिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग का हो जाएगा 4,80,000। फिर लेस क्या कर देंगे, यहाँ कोई डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह था नहीं मटेरियल रिलेटेड, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना कंज्यूम हुआ है, तो क्लोजिंग है 50,000, तो 60 माइनस 50, 10,000 और 4,80,000 कितना हो जाएगा, 4,90,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ हम ए लिख देते हैं, क्वेश्चन बोला था ना कि ABC करके ये निकाल के दिखाओ, तो मैंने यहाँ पर ही ए लिख दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तुम लोग एग्जाम में चाहो तो इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करके दिखा सकते। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेबर दिखाएंगे यहाँ पर, जिसको ना यहाँ पर वेजेस बोला गया है, तो मैंने भी वेजेस लिख दिया, लेबर वेजेस कुछ भी लिख सकते हो। तो वेजेस पे 2,40,000 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2,40,000। तो कितना हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि इसके अलावा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो यही पर प्राइम कॉस्ट निकाल लो। हाँ, 7,30,000, 30,000 ना, मैंने ज्यादा जीरो लिखा, प्राइम कॉस्ट हो गया। अच्छा, प्राइम कॉस्ट जैसे ही बन गया, अब ओवरहेड का बारी। अब ओवरहेड में सबसे पहला क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि मुझे दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया 1 लाख। ये ऐड करने से जितना आ रहा है वो है 8,30,000। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करना पड़ेगा,
अगर मेरा प्रीवियस ईयर का कोई सेमी फिनिश गुड्स है तो उसको ऐड करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग WIP जो कि कितना है 12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग WIP, ये हो गया मेरा 12,000। तो ये ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाता है 8,42,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का मिलाते हैं तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट होता है कि नहीं वो डिपेंड करता है कि कुछ क्लोजिंग WIP है कि नहीं। हाँ ये देखो 15,000, तो लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब लिखोगे पूरा पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग WIP लेस कर देते हैं तो मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, देखते हैं कितना आता है। 8,27,000। ये शायद मुझे ना निकालने के लिए बोला था। देखो बी में प्राइम कॉस्ट बोला था तो प्राइम कॉस्ट के आगे बी लगा दो, ये आंसर आ गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोला था तो ओवरऑल फैक्ट्री कॉस्ट, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही मेरा फाइनल आंसर है, तो इसमें हम सी लगा देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोला है तो जस्ट इसके बाद ही लग जाएगा, प्लस करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा ये खर्चा हमें बता रखा है 50,000, ये देखो 50,000, तो 50,000 ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल देख लो कितना 8,27,000 प्लस 50,000, 8,77,000, ये हम लोग का हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा अब जो प्रोडक्शन किया सो किया, अगर प्रीवियसली कुछ फिनिश गुड्स है तो उसको ही बेच देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जो कि इस क्वेश्चन में है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बोल रहे हैं फिनिश गुड्स 90,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 ऐड करने से क्या मिलेगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतने सारे प्रोडक्ट है बेचने के लिए, कितना 9,67,000। अच्छा अब अगर कुछ नहीं बिका है तो वो लेस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000, तो कितना आ गया 857। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये भी शायद हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, देखते हैं। हाँ डी पॉइंट में यही बोला था, और एट लास्ट नेट प्रॉफिट, तो ये डी लिख दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अच्छा अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, अगर कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो है 25,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25,000, 882 होगा, 8,82,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर यही हम लोग का क्या बनता है, टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद और कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना पड़ता है। और इस पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐड करने से हम लोग को मिलेगा सेल्स वैल्यू। अब क्वेश्चन में ना हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने बोला है, सेल्स वैल्यू हमें गिवन है 10 लाख, तो सेल्स वैल्यू को नीचे लिखेंगे 10 लाख और बैलेंस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके। अब माइनस करके देख लो कितना हो, 1,80,000। तो ये हम लोग का पॉइंट ई का आंसर आ गया। तो ये भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उससे पहले वाले क्वेश्चन से तो बड़ा ही था, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये 3 वाला हम खुद करवाएंगे, ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें काफी सारा चीजें, कर पाओगे ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, लेकिन काफी सारा चीजें, इसीलिए 3 को भी नहीं करना चाहिए, यहाँ 3 तक ही है। अच्छा ये हम दूसरा PDF शेयर करेंगे, उसमें कौन सा कर सकते हो वो हम लिख के देते हैं, होमवर्क ट्राई कर सकते हो। एक तो कर सकते हो इलास्ट्रेशन 7, ये होमवर्क ले सकते हो इलास्ट्रेशन 7, और
प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो नीचे रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों 7 का ट्राई करके देख सकते हो। दोनों ही बड़ा है, क्वेश्चन उतना कम नहीं है, लेकिन कोशिश करके देख सकते हो जाएगा शायद। ठीक है, तो ये दो मैंने होमवर्क दे दिए। ठीक है, फिर आज इतना है। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।